हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 जुलाई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्री पेमेंट चार्जेस। हाल ही में आरबीआई ने प्री पेमेंट चार्जेस से रिलेटेड कुछ नई पॉलिसीज को जारी किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हाल ही में चर्चा में रही जो सीन रिवर है इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। साथ ही देखेंगे ITPGRFA, जिसे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी के बारे में। हाल ही में एक भारतीय राज्य ने ये अनाउंस किया है कि वो एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी का निर्माण करेगा। दिन हाल ही में चर्चा में रही AIR लोरा मिसाइल सिस्टम जो है इसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the RBI's recent policy on prepayment charges. यहाँ पर पूर्व भुगतान शुल्क पर आरबीआई की जो हालिया नीति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बैन ऑन प्रीपेमेंट पेनल्टीज अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड रेट लोन्स। एंड सेकेंड, द डायरेक्टिव इज applicable to commercial banks and non-banking financial companies. And third, the new rules will come into effect for loans sanctioned on or after 1st of January 2026. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है प्री पेमेंट चार्जेस से संबंधित जो आरबीआई की नई नीति है उसको लेकर के यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द आरबीआई डायरेक्टिव specifically bars lenders from levying prepayment charges on floating rate loans. So it does not apply to fixed rate loans. And the rationale behind this is that borrowers with floating rate loans are subject to interest rate risk, and penalizing them for prepayment is considered an unfair practice. So this policy aims to create a harmonized lending environment across institutions like commercial banks, NBFCs, upper layer, urban cooperative banks and RRBs, especially for loans up to 50 lakh rupees. So this policy is forward-looking and will be applicable to new or renewed floating rate loans that are sanctioned on or after 1st of January 2026. So this gives lending institutions time to adjust their systems and loan agreement templates to comply with the new regulations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Seine River recently reopened for public bathing after a century, ultimately drains into which of the following? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में एक शताब्दी के बाद सार्वजनिक स्नान के लिए पुनः खोली गई जो सीन नदी है वो अंततः कहाँ पर ड्रेन होती है। आपके ऑप्शंस हैं बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर इंग्लिश चैनल।
इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये ड्रेन होती है इंग्लिश चैनल, आप देख सकते हैं। For the first time since 1923, the Seine River in France has been officially reopened for public swimming as part of restoration efforts ahead of the Paris 2024 Olympics. So the Seine River is France's second largest river after Loire, spanning 775 kilometers, and it flows through Paris and finally empties into the English Channel, a part of the Atlantic Ocean. सो सीन का अगर हम बेसिन की बात करें तो इट कवर्स 79,000 स्क्वायर किलोमीटर विद 62% अंडर एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग 25% टू नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Wildlife Institute of India. सो यहाँ पर जो भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। सॉरी, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट है, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। It is engaged in training, research, and advisory work on wildlife conservation, including areas such as endangered species, climate change, and spatial modeling. आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, अ रीसेंट वाइल्ड Institute of India report called for scientific and community-based approaches to improve ecological management of Andhra Pradesh wildlife sanctuaries. So the Wildlife Institute of India is not an NGO. It is an autonomous institution under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Government of India, not under the Indian Council of Forestry Research and Education. So WII undertakes training, research and advisory roles in diverse wildlife domains, including endangered species, eco-development, biodiversity policy, spatial modeling and climate-related studies. सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हूं। Consider the following statements regarding the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. So यहाँ पर खाद्य और कृषि के लिए जो पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू इंश्योर benefit sharing and access to plant genetic resources through a multilateral system. And second, the benefit sharing fund under the treaty is especially meant for private seed companies to promote commercial breeding. And third, India is a signatory to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. और यहाँ पर आपसे
करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इस ट्रिटी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं India has raised objections to proposed amendments in Annex 1 of the treaty, fearing reduced access to critical plant genetic materials for public research and agriculture improvement. So the treaty facilitates access to genetic materials and ensures benefit sharing through a multilateral system involving member countries. And the benefit sharing fund supports public institutions and smallholder farmers in developing countries, and it is not designed for private seed companies or commercial breeding. India is a party to the treaty and actively participates in negotiations and implementation processes. अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था 3 नवंबर 2001 को बाय द FAO कॉन्फ्रेंस, and it complements the Convention on Biological Diversity. It is legally binds member nations to conserve and sustainably use plant genetic resources. So this multilateral system covers 64 major food and forage crops. This question for you. Which state is planning to develop Asia's largest jungle safari? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये राज्य है हरियाणा। आप देख सकते हैं Haryana is planning to develop Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills, and the project will cover approximately 10,000 acres of land. It aims to promote tourism, conserve wildlife, and preserve biodiversity. So the safari will feature diverse flora and fauna, including various animals and birds. Chief Minister Nayab Singh Saini visited Vantara, Jamnagar to study existing models, and the jungle safari will use modern technology and will be developed with a focus on eco-friendly tourism. So this project is also expected to create employment and help improve the regional climate. तो आप ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य जो है वो प्लान कर रहा है डेवलप करने को एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AIR LoRa is an advanced air-launched ballistic missile developed by which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है AIR LoRa जो है ये किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इजराइल। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है इजराइल।
आप देख सकते हैं द इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू एक्वायर AIR LoRa to strengthen its long-range strike power, and it stands for Air-Launched Long-Range Attack Missile. So it is developed by Israel Aerospace Industries for advanced air-to-ground missions. It targets high-value and well-defended assets like command centers, air bases, and naval vessels. So it uses advanced inertial navigation system, global navigation satellite system with anti-jamming features. So आप ध्यान रखेंगे AIR LoRa जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको डेवलप किया है इजराइल ने. इस क्वेश्चन की ओर National Commission for Minorities is a statutory body under which ministry. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. यहाँ पर आपसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. आप देख सकते हैं द नेशनल Commission for Minorities has no chairperson or members since April 2025 after their retirement. So NCM is a statutory body under the Ministry of Minority Affairs formed to protect minority interests. And it originated as the Minorities Commission in 1978 and became statutory under the National Commission for Minorities Act 1992. So the NCM advises central and state government on minority welfare and builds confidence among minority communities. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.